अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कल वाली वीडियो में हमने बात की थी इंडियन चंद्रयान 3 के बारे में। आप में से मोस्टली लोग तो जानते हैं कि इंडियन चंद्रयान 3 क्या है, लेकिन आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि इंडियन चंद्रयान 1 और 2 भी इंडिया के ये दो मिशन थे जो कि इंडियन चंद्रयान 3 से पहले आए थे। क्या ये मिशन नाकाम हुए थे या कामयाब हुए थे, या इनमें क्या प्रॉब्लम थी और ये कैसे नाकाम हुए, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और हम लोग बात करेंगे कि इंडियन चंद्रयान 3 चला तो गया है चांद के ऊपर, लेकिन इसके क्या मकसद होने वाले हैं उधर, कौन कौन से इसके मकसद हैं जो इसने जाकर उधर पूरे करने हैं, या कौन कौन सी रिसर्चेज हैं जो इसने ऊपर जाकर चांद पर पूरी करनी है अभी। तो फ्रेंड्स, बात शुरू होती है सन 1950s में। ये वो दौर था जब इंसानों को शौक पैदा हुआ चांद की तरफ जाने का। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन जनवरी 1959 में पहुंचे, चांद की तरफ गया। आप इसको जिदबाजी कह ले। तो इसके 2 मंथ बाद ही अमेरिका ने मार्च 1959 में अपना भी मिशन चांद की तरफ रवाना कर दिया। तो ये दौर था जब इंसानों के अंदर एक जिदबाजी शुरू हो गई थी चांद की तरफ जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है चंद्रयान 1, 2 और 3। हम लोग सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे चंद्रयान 1 को, कि चंद्रयान 1 क्या था और उसके क्या मकसद थे और कैसे उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया 2008 के अंदर एक ऐसी डिस्कवरी करके जो आज तक मुमकिन नहीं हुई थी और जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, बात है 22 अक्टूबर 2008 की, जब इंडियन चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ चांद की तरफ। तो ये वो मिशन था जिसने पूरी दुनिया को बताया कि चांद के ऊपर पानी भी मौजूद है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इम्पैक्ट मिशन था ये वाला चंद्रयान 1 का। तो इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्सों में एक हिस्सा जो होता है ना, वो स्पेस में जाकर चांद के करीब जाकर वो उससे जुदा हो जाता है, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट मिशन था। और पहले हिस्से से अलग होने के बाद जो हिस्सा चांद की तरफ गया उसने जाकर चांद से सिर्फ टकराना था और क्रैश लैंडिंग करवानी थी। अब क्रैश लैंडिंग के नतीजे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन क्या हासिल होने वाली थी, क्रैश लैंडिंग के नतीजे में जब वो चांद से जाकर टकराता। तो दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ चंद्रयान 1 के ऊपर। चंद्रयान 1, जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, एक इम्पैक्ट मून मिशन था। इम्पैक्ट मून मिशन में क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। ऐसा ही कुछ चंद्रयान 1 में देखने को मिला। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 1 के ऊपर। चंद्रयान 1 जब यहाँ से जमीन के ऊपर से गया चांद की तरफ, आम लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो चंद्रयान जब यहाँ से जमीन से चांद की तरफ गया तो इसके 2 पार्ट थे। तो इसका एक पार्ट जो है ना, इससे अलहदा हो गया, जो कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे। इम्पैक्ट मिशन था ये वाला, वो सीधा जाकर टकराया चांद के सरफेस के ऊपर। जब वो क्रैश लैंड हुआ चांद के ऊपर, एक हिस्सा इसका चंद्रयान 1 का, तो जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो यहाँ पर जमीन पर नीचे भेज दी। अब ये वो टाइम था जब 2008 में इंडिया ने ऐलान किया था कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है, और पूरी दुनिया में ये एक बिग हेडलाइन थी। पूरी दुनिया एक बार हैरान हो गई थी कि वाकई चांद के ऊपर पानी था मौजूद। तो यही वो टाइम था जब चाइना, इजराइल और इस जैसे कई मुल्क ने फिर से अंदर से इनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई चांद के ऊपर जाने की, कि क्या यार हम लोग भी जाकर कुछ ना कुछ डिस्कवर कर सकते हैं उधर। तो अगर पानी मौजूद है चांद के ऊपर तो हम भी क्यों ना जाकर देखें। तो तब इन्होंने दोबारा से अपने जो मून मिशन थे ना, वो जारी की। तो चंद्रयान 1 का तकरीबन सबसे जो मेन मिशन था ना, वो यही था कि जाकर उसने उस पर क्रैश करना था चांद के ऊपर, और जो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो हमने कलेक्ट करनी थी। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं चंद्रयान 2 की तरफ। तो चंद्रयान 2 एक रोवर मिशन था। अब हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि यार ये रोवर मिशन क्या होता है। आपको मैं मामूली जुबान में थोड़ा सा बता देता हूँ कि रोवर मिशन क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो एक हिस्सा चांद के ऊपर जाकर लैंड करता है ना स्पेसक्राफ्ट का, उसमें से एक रोबोट निकलता है छोटा सा। उससे इर्द गिर्द थोड़ा सा घूमना होता है और थोड़े से सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, वो इसने लेकर। तो फिर उससे जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमें हासिल होती है। लेकिन अगर हम देखें कि लैंड जो हिस्सा करता है स्पेसक्राफ्ट का, वो बहुत भारी होता है, वजनी होता है। अगर हम उसकी तरफ देखें तो वो तो चल फिर नहीं सकता। तो इसीलिए ये रोबोट बनाया है ताकि उधर से सैंपल आसानी से कलेक्ट किए जा सके। अगर चंद्रयान 2 और 3 के बारे में हम लोग बात करें तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा आपस में जो है ना मिलते जुलते हैं।
वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चंद्रयान 2 जब यहाँ से लॉन्च हुआ स्पेस की तरफ, तो उसने वहां पर जाकर अपना एक हिस्सा चांद की तरफ भेज दिया। अब सिंपली एक हिस्सा उसका चांद पर जाकर बैठ गया। अब फाइनली उसमें से एक निकलना था रोबोट। अब जो उस वहां से रोबोट निकलना था, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स की वजह से वो आसानी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया चांद के ऊपर। मतलब हम आम जुबान पर अगर हम बात करें तो वो आसानी से चांद के ऊपर नहीं बैठ सका हिस्सा वो स्पेसक्राफ्ट का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो क्रैश लैंडिंग हुई और रोबोट वगैरह और सब कुछ तबाह हो गया और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। तो दोस्तों चंद्रयान 2 इसी तरह से पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसी मिशन को लेकर इंडिया ने फैसला किया कि वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे। लेकिन चंद्रयान 2 के जैसा कि 2019 में हुआ था, अब 2-3 से 4 साल बाद चंद्रयान आ गया है 3। अब इस मिशन में क्या होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले बात की कि ये मिशन और चंद्रयान 2 दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। काम इसका वो सेम टू सेम वही है, लेकिन इसका काम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और टेक्नोलॉजी में इजाफा किया है। तो अब फ्रेंड्स देखना ये था कि क्या चंद्रयान 3 चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है या नहीं। ये पूरी दुनिया की नजर इसी चीज पर थी, लेकिन इस चीज का जवाब तब पूरी दुनिया को मिल गया जब चंद्रयान 3 फाइनली सॉफ्ट लैंड कर गया। जब चंद्रयान 3 फाइनली सॉफ्ट लैंड कर गया चांद की जमीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स चंद्रयान 3 तो फाइनली चांद के ऊपर लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसके वहां पर जाकर काम कौन से हैं, रिसर्चेस कौन सी हैं और ये हमें दुनिया वालों को क्या फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 के जो फायदे हैं या उसने जाकर उधर रिसर्चेस करनी है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा जाकर उधर चांद पर लैंड किया है वो थोड़ा सा हैवी होता है। वो खुद तो चलकर इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसके अंदर एक छोटा सा होता है रोबोट। मेरे कहने के मुताबिक बहुत छोटा सा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो रोबोट जो होता है ना वो बहुत काम का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले उस रोबोट का जो काम है उसने आसपास घूमना है और मिट्टी के सैंपल जो है ना वो कलेक्ट करने हैं और उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो जमीन पर भेजनी है कि इसमें कितने मिनरल्स और क्या क्या चीजें हैं। इसी तरह से उसने ये काम पत्थरों के साथ भी उधर करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट के उसी हिस्से के बारे में जो जाकर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। उसके अंदर भी बहुत सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जमीन पर भेजी जा सकती है। तो सबसे पहले जो उसका काम है ना वो मैं आपको बताता हूँ, टेम्परेचर। चांद के ऊपर चेक करना है कि टेम्परेचर किस तरह का है या कितनी उधर गर्मी है या सर्दी है। सबसे पहले ये काम हो गया। दूसरा काम अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर कोई लेजर लाइट्स, इस तरह के लेजर बीम लगे होते हैं जो उसके आसपास पत्थर पड़े होंगे उसको इसने मेल्ट करना है और जो गैसें उधर से निकलेंगी उसकी इंफॉर्मेशन भी जमीन के ऊपर भेजनी है। तो अब हम लोग इसकी आखिरी हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो एक छोटी सी हम लोग कह सकते हैं डिवाइस जिसका नाम है LRA, वो इस मिशन में या चंद्रयान 3 के ऊपर लगी हुई थी। अब उसका काम क्या है, उसने वो आप लोग इसी तरह से समझ ले कि वो जिस तरह से आप लोग किसी चीज को ट्रैक करते हैं वो एक छोटा सा ट्रैकर लगा हुआ है। अब वो हम लोगों को बताएगी कि चांद से लेकर जमीन तक जहां पर ये चंद्रयान 3 गया है ये कितना डिस्टेंस बनता है, या इस तरह कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें देने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं गए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस बारे में ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ फैक्ट्स भी होंगे उसमें, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।